तो सब चकाचक दोस्तों, आज हम लोग अर्था अलंकार पढ़ने जा रहे हैं। शब्दा अलंकार हमने बता दिया था, उसकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे और कमेंट में भी दे देंगे। दोस्तों पूरा वीडियो एकदम ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से हमने पिछले 5 साल के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे दिए हैं। हर एक एग्जाम का आया क्वेश्चन आपको मिलेगा आज पूरा अर्थालंकार में, और हर एक अलंकार हमने पढ़ा दिया है। तो हमारी मेहनत को दोस्तों अब आप पे डिपेंड है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इसको हमने आपको बताया था कि अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाना ही अर्थालंकार होता है, और इसके 100 से अधिक भेद होते हैं। तो चलिए घुसते हैं आज अगले चैप्टर अलंकार में। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्लोबल मैथ जीके जीएस ट्रिक्स में। अर्थालंकार कंफर्म हो गया। होते तो 100 से अधिक हैं, होते 100 से अधिक हैं। पढ़ना कितना है? कम से कम हम लोग 12 से लेके 15 तक पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में हमेशा आ रहे हैं। पहला आता है हम लोग का उपमा अलंकार। उपमा अलंकार दोस्तों जो होता है, इसमें एक ट्रिक होती है, छोटी सी ट्रिक समझ लें। से समान सरिस सा, मतलब यहाँ पे देख ले, से समान सरिस सा या तुलना भी होती है। ठीक है, दो चीजों के बीच तुलना दिखाई जाती है, तो वहां होता है उपमा अलंकार। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम समझाते हैं। एग्जाम्पल है आपका हरिपद कोमल कमल से। ठीक है, हरिपद कोमल कमल से मीन्स हरि माने होता है विष्णु, और पद माने पैर, मतलब विष्णु का पैर कोमल है। विष्णु का पैर कोमल है। किससे कोमल है? कमल से, कमल के फूल से भी कोमल है। तो यहाँ पे तुलना हुई है, उनके पैरों की तुलना, पद यानी पैरों की तुलना हुई है कमल से। तो जहां तुलना होगा वहां क्या होता है? उपमा अलंकार। प्लस ट्रिक जो है, देखिए यहाँ से लगा था, यहाँ भी देखिए से लगा हुआ है। समझ में आ गई ना? सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है फूल सी एक बाला। फूल सी एक बाला, बाला माने होता है लड़की, बच्ची। ठीक, तो एक बच्ची है वो फूल सी है, यानी बच्ची की तुलना फूल से हो रही है। तो यहाँ पे भी देखिए सी लगा हुआ है, प्लस आपने अर्थ निकाला तो तुलना भी आया, तो यहाँ भी क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन देख ले यहाँ पे दोस्तों, कि उपमा अलंकार का सम्राट किसको माना जाता है? तो ये कालिदास को माना जाता है। देखिए हमने लिख दिया है, कालिदास को उपमा अलंकार का सम्राट माना जाता है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की बात करते हैं दोस्तों, कि जब एक चीज में हमको दूसरी चीज दिखाई देती है। ठीक है, जैसे कि अगर नायक और नायिका की बात करें, तो जो नायक होता है अगर वो कहीं भी अगर कोई भी चीज देखता है तो उसको हमेशा उसमें नायिका की परछाई समझ में आती है। ठीक, सबको ये चीज पता होगी, अच्छे से आपको भी पता होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम समझाते हैं आपको। जैसे श्री कृष्ण भगवान जब बाल रूप में थे, तो उन्होंने माता से कहा कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। लिखा है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। ठीक है, मीन्स श्री कृष्ण को चांद में खिलौना दिखता है। ठीक, उनको एक वस्तु यानी चांद में दूसरी वस्तु यानी खिलौना दिख रहा है, जो हमने लिख रखा है। ठीक, उपमेय और उपमान ये तो पढ़ने की भाषाएं हैं, आप ऐसे समझेंगे तो और जल्दी जल्दी याद होगा। ठीक है, तो हमने बता दिया कि एक चीज के अंदर दूसरी चीज का दिखना, वही होता है रूपक अलंकार। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अरुण सरोरुह कर चरण दृग्भंजन मुख चंद्र। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सब कुछ देखा, आपको अर्थ नहीं निकलने आ रहा है, लेकिन एक चीज दिख रहा है, मुख और चंद्र। मुख माने मुंह, चंद्र माने चांद, यानी मुख है चंद्र जैसा, यानी मुख में आपको चांद दिखाई दे रहा है, या उल्टा पड़े तो चांद में मुख दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु दिखाई दे रही है, वही बनता है क्या? रूपक अलंकार। ठीक है, और यहां भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन होगी कि तुलसीदास को रूपक अलंकार का सम्राट माना जाता है। याद कर लेंगे, यहां पे देखिए लिखा है रूपक अलंकार का सम्राट किसे कहते हैं? तुलसीदास। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार दोस्तों क्या होता है कि जब दो चीजों के बीच में संदेह बना हो। ठीक है, संदेह बना हो, जैसे आपके घर में अभी कोई आया, किसी ने गेट जो है नॉक किया, खटखटाया, और आप अंदर बैठे थे, आपकी मम्मी ने गेट खोला। अब आप कंफ्यूजन में है कि इस टाइम तो दूध वाला आता है या अखबार वाला। ठीक है, तो आपके मन में कंफ्यूजन है, कौन आया, दूध वाला आया कि अखबार वाला। आप जानते हैं कि दोनों में से कोई एक आना है। ठीक है, आपको संदेह बनेगा, तो वही होता है संदेह। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, यह काया है या शेष उसी की छाया। ठीक, काया माने शरीर होता है, काया माने शरीर।
तो यहाँ पे क्या लगा है कि या तो ये काया है या शेष उसी की छाया, उसकी छाया माने परछाई, या तो ये उसका शरीर है या तो ये उसकी परछाई है। ठीक, कंफ्यूजन है, शरीर भी हो सकता है, परछाई भी हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज और होता है, यहाँ पे एक ट्रिक होती है, या और अथवा, दोनों में से कोई एक दिखाई देगा। देखिए या अथवा, इसमें देखिए या लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे पकड़ने के लिए भी आसान होता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, विरह है अथवा है वरदान। ठीक है, विरह है अथवा है वरदान। विरह माने होता है कि शोकाकुल होना, यानी किसी से दूरी होना, मतलब दूरी होना एक श्राप है या वरदान है। ठीक है, यहाँ पे विरह जो है एक श्राप से यहाँ पे सेंस लिया गया है, तो क्या ये श्राप है या वरदान है। ठीक, अथवा लग गया है ना, तो यहाँ भी क्या बनेगा, अथवा लगा हुआ है तो संदेह अलंकार बनेगा। संदेह अलंकार में दोस्तों एक एग्जाम्पल जो हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि नारी बीच सारी है या सारी बीच नारी है। ठीक है, उसमें की लगा होता है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, टोटली कंफ्यूजन होता है इसमें। ठीक, नारी में साड़ी है या साड़ी में नारी है। ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन है दो चीजों के बीच जो हमने बताया। ठीक, तो जब दो चीजें दिख रही हो लेकिन कंफ्यूजन हो, वही होता है संदेह अलंकार। एक चीज और दोस्तों, रूपक अलंकार में भी हमने आपको बताया था, एक चीज में दूसरा चीज दिखना। एक एग्जाम्पल यहाँ पे आप ध्यान दे लेंगे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, होता है ना, तो वहां पे राम में क्या दिख रहा है, रतन यानी धन, यानी पैसा, यानी आपकी भाषा में धन। तो राम में एक धन दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी एक चीज के अंदर दूसरी चीज दिख रही है, तो वहां भी होता है रूपक अलंकार। ठीक है, तो दोनों एग्जाम्पल्स आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल से इसमें एग्जाम में आता रहता है। नेक्स्ट है भ्रांतिमान अलंकार की तरफ चलते हैं। भ्रांतिमान अलंकार दोस्तों जो होता है, यहां पर हम भ्रमित हो जाते हैं और किसी चीज को कुछ और ही समझ लेते हैं। ठीक है, हम भ्रमित होंगे और किसी चीज को कुछ और ही समझ लेंगे। जैसे अंधेरा है आपके कमरे में, देखिए डरिएगा मत, हो सकता है आप आज रात में डर जाएं, डरिएगा मत। आप अपने कमरे में बैठे हैं, अंधेरा है, घुप अंधेरा एकदम, और आपको उसमें हल्की सी रोशनी में दिखा कि एक रस्सी गिरी हुई है टेढ़ी करके। ठीक है, रस्सी गिरी हुई है, तो पहली नजर में आप क्या समझेंगे, आप तो यही ना समझेंगे कि वहां पे क्या है, सांप है, आप तो यही समझेंगे। लेकिन दोस्तों आप भ्रम में हैं और आपने पूर्णतया कुछ और समझ लिया, आपके दिमाग में तनिक भी नहीं आया कि ये रस्सी होगी, नहीं तो वो संध्या अलंकार हो जाता। लेकिन अंधेर में अगर आप समझेंगे तो आप यही ना समझेंगे कि सांप है, तुरंत दौड़ के बैठ जाएंगे। तो बस भ्रम में किसी चीज को कुछ और समझ लिया जाता है। देखिए, भ्रमित होकर किसी चीज को कुछ और समझना, यही होता है भ्रांतिमान। एग्जाम्पल देखिए, चंद के भ्रम हो तो मोड़ है कुमुदनी। देखिए एक शब्द यहाँ पे लगा है भ्रम, अब आपको यहाँ पे अर्थ भी नहीं निकालना पड़ेगा और आसान से आ गया, खुद ही भ्रम लगा हुआ है, तो बस दिक्कत नहीं है, भ्रम लगा मार देंगे भ्रांतिमान अलंकार। चलिए अगला देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। बिल विचार कर सुंड में, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दोस्तों, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है कि बिल विचार कर सुंड में घुसन लगा विषैला सांप। यहाँ पर एक हाथी है, हाथी की जो सुंड होती है, वो सुंड जब नीचे लटकी थी तो नीचे एक सांप था। सांप ने सोचा कि ये तो बिल है, ठीक, तो बिल समझकर सांप ने सुंड में क्या करने लगा, घुसने लगा। देखिए बिल विचार कर, यानी बिल सोचकर कि ये बिल है, यह सोचकर सुंड में घुसन लगा विषैला सांप। ठीक, सुंड में विषैला सांप घुसने लगा। ठीक, और आगे देखिए, काली ईख समझकर, काली ईख समझ, यानी ईख मन होता है वही गन्ना, गन्ना समझकर, वो भी काला वाला गन्ना समझकर विषधर को उठा लिया गजने आप, गजने हाथी, यानी हाथी ने विषधर को उठा लिया, यानी सांप को उठा लिया। देखिए पूरा यहाँ पे भ्रम है। ठीक, अंधेरे का माहौल जरूर रहा होगा, तो वहां पर सांप ने सुंड को क्या समझ लिया है, सांप ने सुंड को क्या समझ लिया, बिल समझ लिया है, भ्रम में आ गया है। और यहाँ पर हाथी जो था, गजनी हाथी, हाथी जो था विषधर माने सांप को, हाथी ने विषधर को क्या समझ लिया है, काली ईख समझ लिया है, यानी ऊख समझ लिया है, गन्ना समझ लिया है। ठीक है, अब आप समझ गए, तो यहाँ पे पूरी तरह भ्रम होता है। ठीक है, एक और इसका एग्जाम्पल दोस्तों जो बहुत फेमस है कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। ठीक, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर इसमें देखेंगे तो एक वर्ड आएगा भ्रांति से, भ्रांति मतलब भ्रम। ठीक, फिर से आपको अर्थ नहीं निकालना पड़ा, वर्ड बस आपको दिखा, भ्रांति यानी भ्रम दिखा, आपका आंसर आ चुका है। तो ऐसे भी जो भी एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, जैसा हमने समझाया है उस पर आप ध्यान देंगे तो कभी गलत नहीं होगा और आपको पूर्णतया नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला अलंकार है हम लोगों का उत्प्रेक्षा अलंकार।
उत्प्रेक्षा अलंकार दोस्तों पकड़ने का सबसे आसान तरीका होता है कि इसमें मनहु मानो जनु जानो, ठीक, इस तरह के वर्ड लगे होंगे। देख लें यहाँ पे ट्रिक हमने नोट कर दिया है, जनु जानो जानहु, मनु मानो मानहु आते हैं, ठीक है। अगर इस तरह के कोई भी शब्द आपके काव्य में आता दिख रहा है तो वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए एग्जाम्पल हमने लिया है अलबेली बाहुलता या मानो सूर्य की नवलहरी। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया मानो, यहाँ पे दिख रहा है ना मानो, यहाँ पे मानो दिख रहा है, तो यहाँ पे मानो अगर आ गया काव्य के अंदर तो वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी इनमें से कोई भी एक शब्द आना चाहिए। और एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हमने ले लिया सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नील मणि शैल पर आतः पुपर्यो प्रभात। यहाँ पर हमको दिख रहा है मनहु, देख ले ध्यान से मनहु, यहाँ पे फिर से हमको मानहु है, उसी का छोटा रूप है मनहु, ठीक। तो मानने की बात जहाँ पे आएगी वहीं पर होगा कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। अगला हम लोग का टाइप है विनोक्ति अलंकार। विनोक्ति अलंकार यहाँ पर ये होता है कि जब किसी चीज के बिना दूसरी चीज बेकार लगती है, यानी अगर हम इस कलम की बात कहें कि ये कलम है, ठीक, लिखने काम आती है, लेकिन स्याही नहीं है इसमें, तो फिर ये बेकार हो गई ना। बस उसी तरह से जब स्याही नहीं है तो ये बेकार है, ये हमारे लिए बेकार लगती है, ठीक वही होता है विनोक्ति अलंकार। तो विनोक्ति अलंकार जब एक वस्तु के बिना दूसरी वस्तु बेकार लगती है। एग्जाम्पल देखिए, घन आए घनघोर मीन्स बादल, घन माने बादल होता है, आए घनघोर मतलब खूब काले काले बादल आए, ठीक है, खूब काले काले बादल आए पर सलिल न लाए नीर। सलिल माने क्या होता है, पानी, ठीक, सलिल माने बादल भी होता है। अगर आप बादल से पकड़े यहाँ पे तो बादल न लाए नीर मतलब बादल पानी नहीं लाए। अब आप सोचिए कि बरसात का मौसम आ गया, आपने देखा काले बादल आ रहे हैं, अचानक से वो आ गए, पूरे काले बादल, लगा कि आज खूब बरसात होगी और वो चले भी गए, तो क्या लगता है आपको कि आपको अच्छा लगेगा? क्या उस बादल का कोई मतलब रह जाता है? नहीं ना, वो बेकार लगेगा। ठीक उसी तरह से बिना पानी के बादल बेकार है, ये यहाँ पे अर्थ निकला। तो जब आपने ये चीज सोच लिया कि बेकार है, बस वही बनता है विनोक्ति अलंकार। इसकी अगली लाइन देखिए, बताया गया है जनप्रतिनिधि हरते नहीं ज्यों जनगण की पीर। ठीक, जनप्रतिनिधि मतलब नेता की बात हो रही है। ये एग्जाम्पल देके और जनप्रतिनिधि की बात लाई गई है कि जो नेता होता है वो जनगण मतलब आम जनता की पीड़ा नहीं हरते। हम लोग नेता इसीलिए चुनते हैं कि वो हमारी पीड़ा, हमारे दुख को दूर करेंगे, लेकिन ऐसा करते नहीं हैं। तो जहां पर हम जिस वस्तु से कुछ उम्मीद लगा के बैठते हैं और वो वस्तु अपना काम नहीं करती, वही होता है विनोक्ति अलंकार। अब तो समझ में आ गई ना। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जीय बिनु देह, जीय मतलब जान मतलब प्राण, बिनु देह मतलब जो शरीर है बिना प्राण के किसी काम का नहीं है, बेकार है। ठीक, यानी प्राण जो है एक वस्तु माना जाए और शरीर भी एक वस्तु है, तो प्राण के बिना शरीर बेकार है। देखिए अर्थ निकल गया ना, एक वस्तु के बिना दूसरी वस्तु बेकार लगे। तथा नदी बिनु वारी, जो नदी है वो बिना वारी माने पानी, बिना पानी के क्या होती है, बेकार होती है। सूखी नदी किसी काम की नहीं, तो बस यहाँ पे कौन सा बैठेगा, विनोक्ति अलंकार। हमको लगता है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्तों कमेंट जरूर करिए और लाइक करा करिए दोस्तों, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। आगे देखते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण दोस्तों बहुत आसान होता है। इसमें क्या होता है, किसी निर्जीव चीज को सजीव बताया जाता है। निर्जीव चीज को सजीव बताया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, हमने कहा कि ये कलम है, हमने फेंका, हमने इसे कलम फेंका तो हमने कहा कि ये कलम चलती हुई गोली की रफ्तार से चलती हुई गई। क्या कलम के पास पैर है? नहीं ना, लेकिन हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में इसको चलता हुआ, यानी चलता कौन है, आदमी, यानी सजीव चीज चलती है, लेकिन हमने निर्जीव को सजीव बता दिया। ठीक, तो जहां पर निर्जीव को सजीव की तरह बताया जाएगा वही होता है मानवीकरण अलंकार। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका। जब जब बाहें उठी मेघ की, धरती का तनमन लटका है। ठीक है, जब जब बाहें उठी मेघ की, धरती का तनमन लटका है। अब सोचिए कि क्या मेघ माने बादल होता है, क्या बादल की बाहें हाथ होते हैं? नहीं ना, लेकिन काव्य की भाषा में इसको बाहें बताया गया है कि मेघों के हाथ होते हैं। तो दोस्तों ये बात तो गलत है, लेकिन यहां पर अलंकार बनाया गया है मानवीकरण, यानी बादल को हाथ दे दिया गया है। ठीक, जो कि होता नहीं है। तो बस निर्जीव चीज को अगर कोई चीज सजीव बना के दिया जाए तो वही होता है मानवीकरण अलंकार। और इसका उसी के आगे की लाइन है, धरती का तनमन लटका है। धरती का तनमन लटका है, क्या धरती ये जमीन है, निर्जीव है ना, मिट्टी है ना, तो क्या इसका तन और मन होता है? धरती का तन मन होता है? क्या ये कोई शरीर है? नहीं ना, लेकिन काव्य की भाषा में धरती को माता माना गया है, तो तनमन की बात कही गई, जो कि
इस तरह से निर्जीव है, धरती निर्जीव है, लेकिन यहाँ पर तनमन दिखाया गया है, तो भी ये क्या बना, ये पूरी कविता क्या बन रही है, निर्जीव को सजीव दर्शाया जा रहा है, मानवीकरण अलंकार बनेगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, अच्छे समझ लेंगे, फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब आप बताइए, हम हंस रहे हैं ना, इंसान हंसता है ना, इंसान हंसता है, लेकिन यहाँ पे फूल को हंसने की बात, क्या आपको फूल को हंसते हुए देखा है आपने? क्या फूल हंसता है कभी? क्या उसके होंठ होते हैं? क्या वो एक्सप्रेशन दे सकता है? नहीं ना। तो जब फूल हंस रहा है यानी निर्जीव को सजीव दिखाया जा रहा है, और कलियां मुस्काई, कलियां जो फूल अभी खिलने वाला हो उसी को कली कहते हैं। तो जो कली है क्या वो मुस्कुरा सकती है? नहीं ना, लेकिन काव्य की भाषा में ऐसे कल्पना की जाती है। ठीक है, तो जब निर्जीव को सजीव की तरह दिखाया जा रहा है वही होता है मानवीकरण अलंकार। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए अगला देख लेते हैं, विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार दोस्तों ये होता है कि एक ही काव्य के अंदर दो चीजों में विरोध दिखाई देता है, यानी विलोम होता है। ठीक है, उल्टी बातें होंगी। देखिए कैसे, दो विरोधी तत्व एक ही जगह पाए जाते हैं। ठीक, काला गोरा, ठीक है, ऊंच नीच, मतलब विरोध वाले शब्द, विलोम शब्द एक जगह आपको दिखेंगे। जैसे देखिए, जे नीचे हैं चले ते ऊंचे हो। सोचिए यहाँ पर हम जब जब नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे ऊंचे हो रहे हैं। नीचे का ऊंचा मतलब निचला का उछला, विलोम हो गया ना। तो जब विलोम शब्द दिखाई दे रहा है विरोधाभास हो गया। सिंपल सी ट्रिक है पकड़ने की। यहाँ पे देखिए एक और एग्जाम्पल है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग। श्याम माने होता है काला, श्याम माने होता है काला, त्यों त्यों उज्जवल होए। अब आप बताइए, उज्जवल माने सफेद, काला और सफेद दिखा ना, काला और सफेद दिख गया ना, हो गया काला सफेद दिखा, यानी विलोम शब्द दिखे, हो गया विरोधाभास अलंकार। एक और ट्रिक बताते हैं दोस्तों, अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा तो दो वर्ड याद रखिएगा, ज्यों त्यों या जे ते ते। देखिए यहाँ पे है जे ते, या यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ज्यों ज्यों और त्यों त्यों। ठीक है, विरोधाभास में ये भी चीजें जरूर आती हैं। ठीक है, जे और ते या ज्यों ज्यों और त्यों त्यों। ठीक है, तो दो तरीके से आप इसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला हम लोग का है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार दोस्तों वो होता है कि जहां कारण न हो लेकिन काम हो जाए। ठीक है, जहां आपके पास कारण नहीं होगा लेकिन काम हो जाएगा, मीन्स आपके पास साधन नहीं है फिर भी आपका काम हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए बनारस जाना था दवा लाने, ठीक है, आपके पास बाइक नहीं है फिर भी आप पहुंच गए। ठीक है, मतलब आपके पास साधन था नहीं लेकिन आप पहुंच गए, आपका काम हो गया, तो वही होता है विभावना। ठीक है, जैसे अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों, नाच अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोर। मतलब इसका हुआ कि नाच में नाच उठे अचानक से, अचानक नाच उठे कौन, बिनु पावस वन मोर, वन के जो मोर थे वो अचानक से नाचने लगे। बिनु पावस, बिनु पावस मतलब बिना, पावस माने वर्षा ऋतु के। मोर तो वर्षा ऋतु में ही नाचते हैं, लेकिन यहाँ पे बिना वर्षा ऋतु के ही मोर नाचने लगे। नाचना मतलब उनका काम होने लगा, कारण नहीं था, यानी वर्षा ऋतु नहीं थी। तो जहाँ कारण नहीं था लेकिन काम होने लगा, वही होता है विभावना अलंकार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना। मीन्स बिना पग माने पैर, बिना पग के चलने लगा, मतलब पैर नहीं है लेकिन चल रहे हैं, और बिना सुने बिनु काना यानी बिना कान के सुनने भी लगे। ऐसा होता है क्या? नहीं ना, लेकिन यहाँ पे सब कुछ आपको दिखाया जाएगा कि भाई आपके पास साधन नहीं है लेकिन आपका काम हो रहा है, तो वही बनता है विभावना अलंकार। ठीक, अब विभावना का ठीक उल्टा होता है विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार जहाँ पे कारण होगा फिर भी काम नहीं हो पाएगा, आपके पास कारण होगा लेकिन आप काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आपके सामने हमने थाली में अच्छा बढ़िया भोजन बना के रख दिया नीचे, आपको खूब अच्छी भूख भी लगी है लेकिन आप खा नहीं रहे हैं। ठीक, मतलब आपके सामने कारण पड़ा हुआ लेकिन आप काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है कौन सा अलंकार? विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल बताते हैं, पानी बीच मीन, मीन पियासी। मीन्स मीन माने होता है मछली। ठीक है, मछली जो है पानी बीच, पानी के बीच में मछली है लेकिन मीन पियासी, मछली प्यासी है। ऐसा होता है क्या? नहीं ना होता, लेकिन आपको तो भाई काव्य है, समझना तो पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि पानी के अंदर मछली थी फिर भी वो प्यासी है,
कारण है लेकिन काम नहीं कर पा रही है, तो वहां होता है विशेषोक्ति अलंकार। एक और एग्जांपल देखते हैं, दो दो मेघ बरस रहे, मतलब मैं यहां खड़ा हूं तो मेरे पास दो दो तरह के बादल बरस रहे हैं और मैं प्यासी की प्यासी, और फिर भी मैं क्या हूं, प्यासी हूं। मतलब पानी खूब बरस रहा है और फिर भी मैं प्यासा हूं, तो यहाँ पे मेरा कारण है लेकिन काम मैं नहीं कर रहा हूं, तो यहाँ होता है विशेषोक्ति अलंकार। समझ में आ रहे दोस्तों? आगे देखते हैं। आगे है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जहां पर बातों को खूब बढ़ा चढ़ा कर कह दिया जाए, जैसे कि हमने कहा कि बहुत अधिक क्रोध के चलते, बहुत अधिक क्रोध के चलते मेरी आंखों से खून बहने लगा। क्या ऐसा होता है? ऐसा तो होता नहीं है कि आंखों से खून बह जाएगा, लेकिन एक बात को, अपनी बात को बहुत हाई लेवल में बताने के लिए जो वर्ड्स प्रयोग किए जाते हैं वही होता है अतिशयोक्ति अलंकार। एग्जाम्पल देखते हैं, परवल पाक फाट ही गेहूं, ठीक है, परवल पाक फाट ही गेहूं, ठीक है, ये काव्य की भाषा है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, बात थी कि जब तापमान बढ़ता है, जब गर्मी बहुत अधिक तगड़ी बढ़ जाती है, तो वहां पर होता है कि परवल पक जाते हैं, बहुत अधिक गर्मी होती है तो परवल पक जाते हैं, और फाट ही गेहूं, और गेहूं का जो हृदय है, यानी जो आपने देखा होगा गेहूं के बीच में कटिंग लगी होती है, तो ये काव्य में ये बताया गया है कि वो तापमान के कारण हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन बन रही है कि गेहूं का हृदय फट गया और परवल पक गए, तापमान के कारण, तापमान वर्ड यहाँ पे छुपाया गया है, ठीक है। तो ऐसा ये काव्य जो आएगा वो अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा। इसको याद रखे रहिएगा दोस्तों, हम जो भी एग्जाम्पल दे रहे हैं सब एग्जाम में आ चुके क्वेश्चन हैं। अगला देखिए, इसका एक और एग्जाम्पल है, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरन न टारा, ठीक है, टरन न टारा। अब यहाँ पे दोस्तों क्या था कि सीता स्वयंवर की बात थी, जहां पर कि धनुष को रखा गया था और वहां पर कई राजा आए, उन्होंने हिलाया लेकिन वो हिला नहीं, तो उस बात को और बढ़ा चढ़ाकर कैसे बोला गया है कि भूप मने राजा, भूप मने राजा, सहस दस मने 10,000, सहस दस मने 10,000, यानी 10,000 राजा एक ही बार, सहस 10 यानी 10,000 राजा एक ही बार लगे उठावन, मिल के लगे उठाने धनुष को, ठीक, टरन न टारा, लेकिन धनुष को टर्न नटारा मतलब टाल भी न सके, यानी हिला भी न सके। क्या ऐसा होता है कि 10,000 लोग जुट जाएं और एक धनुष न हिले? ऐसा हो सकता है, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ देखा गया होगा तो बात को और बढ़ा चढ़ा करके बोल दिया गया कि 10,000 लोग जुट गए और धनुष हिला तक नहीं। तो जहां पे बात खूब बढ़ा चढ़ा के बोली जाए अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। अब बात करते हैं असंगति अलंकार की। दोस्तों असंगति अलंकार जो होता है कि यहाँ पे होता है कि आपका कारण कहीं और हो और काम कहीं और हो जाए, ठीक है, कारण आपका कहीं और होगा, काम कहीं और हो जाएगा। एक बात समझिए, जैसे कि आपको अगर सिर दर्द है, आपका सिर दर्द हो रहा है तो आपने दवाई खाई, दवाई कहाँ गई? पेट में, और असर कहाँ किया? सर में, होता है ना। तो कारण आपका यहाँ है और कार्य कहाँ हुआ? पेट में हुआ। समझ में आ रही बात? तो जब यहाँ पे इस तरह की कंडीशन बनती है तो बनता है असंगति अलंकार, ठीक है। एग्जाम्पल से बताते हैं, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे, इसका अर्थ यह हुआ कि लक्ष्मण के हृदय में घाव है। जब लगा था, उनको बाण मारा था मेघनाद ने, उस टाइम की बात है कि हृदय में घाव लगा है लक्ष्मण के, और मेरे पीर रघुबीरे यानी राम के पीर माने पीड़ा हो रही है, यानी मेरे को पीड़ा हो रही है। राम ने बोला कि पीड़ा मेरे को हो रही है, लक्ष्मण को तीर लगा है और पीड़ा मेरे को हो रही है, कारण वहां है, काम यहां हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है? असंगति अलंकार होता है। एक और एग्जाम्पल है, उर में बिजली चमकी, उर में बिजली चमकी, नैनों में जल भर आया, ठीक है। उर माने हृदय होता है, ठीक है, हृदय में बिजली से चमकी। बिजली चमकने का मतलब है अचानक से कोई बहुत बड़ी न्यूज बता देना, ठीक, धक्का लगना, धक्का लगा यहाँ पे, चोट यहाँ पे पहुंची है, हृदय में आपके चोट लगी और तुरंत आंखों से आंसू आ गया, ठीक है, तुरंत आंखों से आंसू आ गया। यानी किसी ने बताया कि किसी की सडन डेथ हो गई, ठीक, कोई आपका प्रिय आदमी हो, सडन डेथ हो गई उसकी, वो अचानक से मृत्यु हो गई उसकी, तो आपको यहाँ पे तुरंत झटका लगेगा और आंखों से आपके क्या बहता है? आंसू। मीन्स यहाँ चोट लगा तो जो होना चाहिए यहाँ होना चाहिए, आपके सीने पर होना चाहिए, लेकिन आपको कहां से जल निकल के आ रहा है? आंखों से आ रहा है। तो बस ठीक दूसरी बात हो गई, काम कहीं और हो गया। तो ये होता है असंगति अलंकार। कंफर्म हो गया दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला है अनयोक्ति अलंकार। अनयोक्ति अलंकार क्या होता है कि कहा किसी और को लागू किसी और पर, मतलब हम कहते हैं किसी और पर और वो हमारी बात कहीं और लागू होती है। देखिए जैसे एग्जांपल है,
कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, और फूले फूले चुन लिए कल ही हमारी बारी। इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पर है कहा किसी और को, कहा किसी और को मतलब माली को आते हुए देखकर कलियां पुकार करने लगी, फूल की कलियां पुकार करने लगी। क्या पुकार कर रही हैं कि फूले फूले चुन लिए, हर फूल को उसने चुन लिया मतलब तोड़ लिया, माली ने हर फूल को तोड़ लिया मतलब किसी और को, यानी दूसरे फूलों को तोड़ लिया। अब कल ही हमारी बार, अब कल हमारी बारी आएगी, कल हमको भी तोड़ लिया जाएगा, यानी लागू किसी और पर, यानी ये किसी और को कहा गया था और लागू हो रहा है किन पर, कलियों पर। जो कलियां कह रही थी कल उन पर भी लागू हो जाएगा, यानी कहा किसी और को जाएगा, लागू किसी और पर होगा, वही होता है हम लोगों का अनुयुक्ति अलंकार। क्लियर है? चले अगला है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत क्या होता है दोस्तों? बिंब का प्रतिबिंब दिखता है, यानी किसी चीज की परछाई उसी वाक्य में दिखाई देगी। कैसे? देखिए, ओछे नर के पेट में रहे न मोटी बात, आध शेर के पात्र में कैसे शेर समात। देखिए यहाँ पर एक बात है, आध शेर और यहाँ पे शेर, बस यही है बिंब का प्रतिबिंब। आधा शेर में किलो अगर मान लिया जाए तो आधा किलो और 1 किलो, शेर मतलब 1 किलो। देखिए बिंब है, यानी ये अगर आधा शेर है तो आधा शेर का पूरा शेर, मतलब शेर और शेर, किलो और किलो। यहाँ पर क्या दिखाया गया है? प्रतिबिंब दिखाया गया है कि आधा शेर के बर्तन में 1 शेर चीज कैसे आएगी, 1 शेर की चीज कैसे आएगी, यानी इसका क्या दिखाया गया है? प्रतिबिंब दिखाया गया है, परछाई दिखाई गई है। मतलब ये आधा शेर का चीज है तो इसमें 1 शेर का चीज कहाँ से आएगा? ठीक, मतलब हमारे पास जो सामान था उसी की परछाई अगले लाइन में बोल दी गई। शेर की बात हुई थी, फिर शेर की ही बात कंप्लीट कर दी गई। तो यहाँ पर होता है कौन सा अलंकार? दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है, आगे चलते हैं दीपक अलंकार। दीपक होता है कि जहां कारण एक ठो हो और कार्य अनेक हो जाएं, मतलब एक ठो कारण होगा और कार्य कई ठो हो जाएगा। जैसे कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजिजात, भरे मौन में करत हो नैनहिन ही सो बात। देखिए यहाँ पर है कि नायक और नायिका, यहाँ पर नायिका गुस्सा है नायक से, ठीक, तो बात एक ठो है, कारण एक ठो है। एक कारण, क्या कारण है? गुस्सा की बात है, और उस गुस्से के चलते कई ठो कार्य हो रहे हैं। क्या क्या कार्य हैं? देखिए, कहत नटत रिझत खिझत, मतलब यहाँ पर नैनों से गुस्सा दिखाया जा रहा है। गुस्से के एक कारण है गुस्सा, और उसके चलते क्या क्या हो रहा है कि नैनों से गुस्सा, रिझत खिझत मतलब रिझाना, नायक उसको मना रहा है तो ये खिंच जा रही है, यानी फिर गुस्सा हो रही है। मिलत खिलत, मिलने पर खिल जाती है। उसके बाद लजात और लजाती है, मतलब कारण एक था गुस्सा और इतने सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, तो जब एक काम के चलते इतने सारे काम हो रहे हैं तो यहाँ पर होता है कौन सा अलंकार? दीपक अलंकार होता है। ठीक है, बस इतनी सी बात थी दीपक अलंकार की। दोस्तों बैक करके अच्छे समझ लीजिएगा, बहुत एग्जाम्पल ये जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट अलंकार होते हैं सब। ठीक है, और एक देख लेंगे, लास्ट है आज का प्रतीप अलंकार। यहां से हमारा अर्थ अलंकार समाप्त हो जाएगा। प्रतीप अलंकार, प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, प्रतीप का अर्थ उल्टा रहेगा। बताया क्या क्या है कि एक वस्तु ही दूसरी वस्तु बन जाए। ठीक, जब काव्य के अंदर जैसे ये कलम है, अब ये कलम ही दूसरी वस्तु बन जाए। ठीक है, यानी जो कलम है तो ये कलम बन गया दूसरा कलम। ठीक है, यहाँ पर अगर 2-2 कलमों की बात होगी तो दूसरा कलम नहीं दिखाई देगा, एक कलम ही दूसरा कलम का कार्य करेगा। ठीक, जैसे हमने कहा ये राम की कलम है, श्याम की भी कलम है। ठीक है, एक ही कलम उसके लिए भी काम है तो इसके लिए भी एक ही रहेगी। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, अनुकृति न जिसकी हो सकी ऐसा रूप तूने पाया, उपमान खुद सिमट कर उपमेय में आया। देख लीजिए एकदम सिंपल हो गया ये तो, उपमान खुद सिमट कर उपमेय में आया। ठीक, उपमेय में समाया, यानी जो उपमान यानी एक वस्तु उपमेय माने दूसरी वस्तु में समा गई। ठीक, ये एग्जाम्पल दोस्तों कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझ लेंगे कि एक वस्तु दूसरी वस्तु बन जाए, उपमान ही उपमेय बन गया। ठीक है, उपमान माने एक वस्तु, उपमेय माने उसका दूसरा वस्तु। जब उपमान उपमेय बन जाएगा तो वहां होता है प्रतीप अलंकार। उम्मीद है दोस्तों कि आज आपको पूरा अर्थालंकार अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, सबको इसकी ज़रूरत पड़ रही है, सबको इसकी आवश्यकता है, कई एग्जाम्स होने हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।